हेलो माय ज्वालामुखीज, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप कि सारे के सारे बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 9 का एक बहुत ही स्पेशल सा चैप्टर जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। मुझे पता है कि एक सवाल है मन में कि मैम इस चैप्टर के नोट्स हमको कहाँ पे मिलेंगे। तो इस चैप्टर के नोट्स बच्चों आपको मिलेंगे हमारी PW की ऐप पर, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मौजूद है। उसी के साथ अगर आप लोग PW के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ बच्चों की PW एक ऐसा एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जहां पर भारत देश के करोड़ों बच्चे पढ़ाई करते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पढ़ाई करते हैं। साथ ही में उनके सिलेक्शंस भी होते हैं। तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई जो है जाकर PW ऐप से कर सकते हैं। चलिए अब फटाफट से हमारी आज की इस क्लास को, हमारे आज के इस चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको समझाया जा रहा है द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। अभी तक हमने क्लास 9 की जितनी सिविक्स पढ़ी है उसके अंदर हमने लोकतंत्र की यानी कि डेमोक्रेसी की काफी सारी बातें करी हैं। मैंने आपको समझाया है कि भाई लोकतंत्र क्या होता है। उसके बाद हमने देखा है कि लोकतंत्र के अंदर संविधान का यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या महत्व होता है। अब एक और चीज का महत्व तो जानना पड़ेगा, और एक और वो चीज है बच्चों हमारे चुनाव यानी कि इलेक्शंस। अब सभी को पता है कि जब भी मैं इलेक्शंस की बात करती हूं, इलेक्शंस यानी कि बच्चों वो प्रोसेस जिससे कि जो जनता है, जो देश के लोग हैं, जब वो अपने लीडर्स को चुनते हैं, उस प्रोसेस को इलेक्शंस बोला जाता है। बट यहां पर सवाल वही आता है कि मैम क्या हम डेमोक्रेसी के अंदर बिना इलेक्शंस के फंक्शन नहीं कर सकते, सरवाइव नहीं कर सकते, जी नहीं सकते? तो आज मैं आपको बच्चों बताऊंगी, पर्दाफाश कर दूंगी कि क्या हम एक लोकतंत्र के अंदर बिना इलेक्शंस के जी सकते हैं या नहीं जी सकते, रह सकते हैं या नहीं रह सकते। और उसी के साथ हमारे भारत देश में इलेक्शंस का पूरा प्रोसीजर क्या होता है उसको जानेंगे। फिर देखेंगे कि हमारे देश में इलेक्शंस डेमोक्रेटिक हैं कि नहीं है। ठीक है, तो सवाल है अभी भी कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं या नहीं होते, और लास्ट में क्या क्या चैलेंजेस हमको फेस करने पड़ते हैं इस पूरे इलेक्शंस के प्रोसेस में। ये सारी चीजें हम लोग एनालाइज करने वाले हैं आज ही के इसी एक सेशन में। तो फटाफट से बिना और टाइम वेस्ट करे जल्दी से चालू कर लेते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको एक एग्जाम्पल बताया जाता है, वो भी हरियाणा के स्टेट असेंबली इलेक्शंस का। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है वाई इलेक्शन, क्यों हम इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं। तो यार मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहां पर ना एक उदाहरण दिया गया है, कि एग्जाम्पल दिया गया है, और ये कोई मनगणत एग्जाम्पल नहीं है, दिस इज अ रियल एग्जाम्पल। हम लोग देखते हैं बच्चों हरियाणा के अंदर बिफोर 1987 कांग्रेस पार्टी का शासन चल रहा था। लाइक हरियाणा के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो कांग्रेस पार्टी की थी। लेकिन 1987 में एक ऑपोजिशन लीडर थे जिनका नाम था चौधरी देवीलाल। तो चौधरी देवीलाल ना एक न्याय युद्ध मूवमेंट, एक आंदोलन चालू कर देते हैं। न्याय युद्ध का मतलब था द स्ट्रगल फॉर जस्टिस, यानी कि न्याय के लिए लड़ रहे थे वो। सिंपल सी बात है, समझ में आता है। अब बच्चों ये जो ऑपोजिशन लीडर थे चौधरी देवीलाल, इन्होंने ना एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी बना दी। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम है लोकदल। अब लोकदल को बहुत सारे दूसरे जो ऑपोजिशन लीडर्स थे, जो दूसरी पार्टी थी, उन्होंने भी ज्वाइन कर लिया। सो एक एलाय बन गया, एलाइज बन गई, मतलब कि एक पूरा ग्रुप बन जाता है पॉलिटिकल पार्टीज का, जिसमें लोकदल भी थी। अब बच्चों ये सारे के सारे लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, कांग्रेस पार्टी को हराने की तैयारी कर रहे थे। साथ ही में यहाँ पर जो देवीलाल जी हैं वो जनता से वादा कर देते हैं। अब यार ऑब्वियस सी बात है कि अगर इलेक्शन में खड़े होना है और जीतना है तो उसके लिए जनता को ये भी तो कन्विंस करना होगा कि आप मुझे वोट क्यों दोगे, मेरे में ऐसी क्या खास बात है कि आप बाकी लोगों को वोट मत देना और मेरी पार्टी को वोट देना। तो लोगों को कन्विंस करने के लिए देवीलाल जी जनता को ये बोलते हैं कि आप पे जितना भी कर्जा चढ़ा हुआ है मैं सारा माफ करवा दूंगा। यानी कि स्पेशली देखो वो ये बोलते हैं कि किसानों पे, जो स्मॉल बिजनेसमैन है जिनके पास वैसे ही बड़ा कम पैसा और उनके ऊपर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है, तो फार्मर्स का, स्मॉल बिजनेसमैन का जो लोन है मैं वो वेव ऑफ करा दूंगा, हटवा डालूंगा। ठीक है, माफ करवा दूंगा। लेकिन कैसे माफ करवाएंगे? तो पहले आप लोगों को मुझे वोट देना होगा, और फिर अगर मैं इलेक्ट हो जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा, लीडर बन जाऊंगा, तब गवर्नमेंट का सबसे पहला स्टेप यही रहेगा कि आपके लोन्स को माफ करवाएंगे हम लोग। अब बच्चों लोग उस टाइम पे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी से ज्यादा खुश नहीं थे। इसी वजह से देवीलाल जी जब ये ऑफर लेकर आते हैं ना कि वाह लोन माफ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं लोक दल के टुवर्ड्स, एंड जनता उनको वोट देती है। तो इन असेंबली इलेक्शंस के अंदर लोक दल और जो उनके एलायंस थे वो जीत जाते हैं, और देवीलाल जो है वो CM यानी कि
यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। अब ये मत बोलना ये फंस गया सीएम, ठीक है, ये फंसे नहीं है सीएम। अब यहाँ पे जैसा इन्होंने वादा करा था उस वादे को ये पूरा भी करते हैं। तो जैसा इन्होंने बोला था कि यार मैं लोन्स को वेव ऑफ कर दूंगा, तो आफ्टर ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन्होंने लोन्स को वेव ऑफ करा भी, विच इज अ गुड थिंग। तो लोग जो चाहते थे वो वादा पूरा भी हो गया। लेकिन उसके बाद थोड़े ही टाइम के बाद इनकी फिर सरकार हट भी जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि इलेक्शंस देखो कितने ज्यादा जरूरी हैं, कि उससे आप जो है सत्ता पलट सकते हो। किसी लीडर को पसंद नहीं है उन्हें हटा सकते हो, किसी नए इंसान को ला सकते हो, और हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए बेहतर तरीके से काम भी करे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्शंस, अगर हम थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझ रहे हैं तो। लेकिन इसके बाद यहाँ पे सवाल आता है कि वाई डू वी नीड इलेक्शन, हमें इलेक्शन की जरूरत क्यों है। जैसे प्यास लगती है तो पानी की जरूरत है, भूख लगती है तो खाने की जरूरत है, पर इलेक्शन की जरूरत क्यों है, पहले तो ये बताइए मैम। चलिए मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों देखो यहाँ पर ना ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से समझाऊंगी कि व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस, व्हाट इज द नीड फॉर इलेक्शन, जरूरत क्यों है। ओके, नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम बोल सकते हैं कि अगर देश में इलेक्शंस नहीं होंगे, सपोज देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इलेक्शंस, एब्सेंस ऑफ इलेक्शंस मतलब कि इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो रहे, चुनाव कंडक्ट नहीं हो रहे। अगर चुनाव कंडक्ट नहीं हो रहे तो एक ये भी तरीका हो सकता है कि देश के अंदर लीडर नहीं है, कोई लीडर्स ही नहीं है। अब लीडर्स नहीं है लेकिन देश एक डेमोक्रेसी तो है, देश एक लोकतंत्र तो है, और लोकतंत्र में जो लोग बोलते हैं वही होता है। अब बच्चों लीडर अगर नहीं है तो लोगों को ही हर फैसला लेना पड़ेगा, ये तो सिंपल सी बात है कि आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा रहे, कोई लीडर नहीं है, तो अब जनता को ही हर एक फैसला लेना पड़ेगा। अब पूरा इतना बड़ा देश, उसके इतने सारे लोग, इतनी सारी आबादी भी कम नहीं है। अब ये पूरी आबादी को साथ में बिठाकर देश का हर एक नतीजा लेना नॉट पॉसिबल, वेरी वेरी इम्पॉसिबल, ठीक है। तो हर किसी इंसान को एक साथ बिठाकर देश का हर एक नतीजा लेना तो पॉसिबल नहीं है भाई लोग। इसी वजह से अब क्या होता है, देखो पॉसिबल भी नहीं है, मैं ये बोलूंगी कि लोगों के पास समय भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, साथ ही में कुछ लोग दिलचस्प भी नहीं होंगे, इंटरेस्ट भी नहीं है उनको, प्लस नॉलेज भी नहीं है उनके पास। सो बेसिकली टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, उसी के साथ साथ नॉलेज भी नहीं है, तो कैसे लेंगे भाई डिसीजन। तो एक तो ये रीजन हो जाता है कि इलेक्शंस तभी कंडक्ट करना बहुत जरूरी है ताकि हम अपने लीडर्स को चुन सके, ताकि वो लीडर्स हमारे लिए डिसीजन ले सके, क्योंकि जनता को पूरा बिठा के तो वो हो नहीं पाएगा। अब दूसरा सिनेरियो है कि ठीक है मैम, बिना इलेक्शंस के ऐसा भी तो हो सकता है कि हम बिना इलेक्शन के लीडर चुन लें। बिना इलेक्शन के कैसे लीडर चुनेंगे, तो उसके लिए ये हो सकता है कि जो सबसे बुजुर्ग इंसान है देश में, क्योंकि उसको भाई एक्सपीरियंस बहुत है, बहुत साल वो जी लिए हैं, तो सबसे एज के हिसाब से किसी को आपने लीडर बना दिया। किसी को हो सकता है कि उसके पास बहुत डिग्रीज है, बहुत पढ़ाई लिखाई उन्होंने कर रखी है, तो उनको लीडर बना दिया आपने कि भाई बहुत नॉलेज है। किसी को एज के हिसाब से, किसी को नॉलेज के हिसाब से आपने लीडर बना के रख दिया। पर बच्चों उस केस में भी क्या वो लीडर को ये पता रहेगा कि मेरे को लोगों के लिए क्या करना है, क्योंकि लोगों ने उनको नहीं चुना, लोगों की जो चॉइस है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो एक दूसरा सिनेरियो है कि आपने लीडर को चूज तो कर लिया, आपने लीडर को चूज तो कर लिया बिना इलेक्शन के, कि उसके एज को लेकर या फिर उसकी नॉलेज के बेसिस पे आपने उनको लीडर बना दिया। लेकिन अब बात वही आती है कि ये जो लीडर है बच्चों, ये लोगों की चॉइस को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। जनता क्या चाहती है, जनता किसको अपना लीडर देखना चाहती है, उस चीज को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई इलेक्शंस तो हुए ही नहीं। आपने तो सिर्फ एज या नॉलेज के क्राइटेरिया पे लोगों को लीडर बना दिया, तो यहां पर लोगों की चॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। दैट इज वाई बच्चों वो तो फिर डेमोक्रेसी हुई ही नहीं ना, वहां तो डेमोक्रेसी का पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। तो क्या करें फिर, इसी वजह से अब देखो ये दोनों चीजों की वजह से हम बोल सकते हैं कि इलेक्शंस को कंडक्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप इलेक्शन नहीं कंडक्ट कराओगे, अगर कोई लीडर्स नहीं होंगे, तो जनता अगर पूरी बैठेगी वो साथ में डिसीजन नहीं ले पाएगी, उनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। साथ ही में अगर इलेक्शन के बिना आप किसी को एज या एक्सपीरियंस के या नॉलेज के बेसिस पे लीडर बना के बिठा रहे हो, वो लीडर तो बन रहे हैं बट जनता की चॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो दोनों ही सिनेरियोस की वजह से हमने बच्चों ये बात जो है तय कर दी है कि इलेक्शंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज अ नीड फॉर इलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे सिचुएशन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्शन को हमने देख लिया है। क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है? नहीं नहीं नहीं, कोई डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है बिना इलेक्शंस के जिससे कि आप अपने लीडर्स को चुन सकें। लोगों की चॉइस
तभी जो है हमें देखने को मिलेगी जब लोग चुनाव के अंदर अपने लीडर्स को सिलेक्ट करेंगे और वही लीडर जीतेंगे। ओके, तो डेमोक्रेसी के अंदर सिचुएशन क्या है? पीपल रिक्वायर मैकेनिज्म बाय विच दे कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो बच्चों इलेक्शन वो मैकेनिज्म है, वो एक तरीके से एक प्रोसेस है जिसके थ्रू लोग अपने प्रतिनिधियों को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकें। साथ ही में दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। ऑब्वियसली बात है बच्चों, आप अपने लीडर्स को चूज कर रहे हो, वो लीडर्स जो है आपके लिए कानून बनाएंगे। साथ ही में दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। तो ऑब्वियसली बात है जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, जो मेजॉरिटी में आएगी, वो पार्टी सरकार बनाएगी। तो ये भी आप चूज कर रहे हो। एंड उसी के साथ मेजर डिसीजंस लेने की अथॉरिटी, गवर्नमेंट के पास देश के मेजर डिसीजंस लेने की अथॉरिटी भी होती है, वो भी एक तरीके से हम अपने लीडर्स को दे रहे हैं। Along with that, they can choose the party whose policies will guide the government and the law making। बच्चों देखिए जाहिर सी बात है, हर एक पार्टी का एक अपना अलग पॉलिसी होता है जो उन्हें इंप्लीमेंट करनी होती है। जैसे कि जब हरियाणा के लोगों ने देवीलाल जी को चुना, तो क्यों चुना था? ताकि देवीलाल जी ने जो लोगों को वादा कर रखा है कि मैं आपके लोन्स माफ करवा दूंगा, वो पूरा हो सके। तो देयर इज अ रीजन कि लोग किसी लीडर को, किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्यों चुनते हैं। उसके पीछे ये रीजन होता है कि वो पार्टीज कुछ ऐसी पॉलिसीज लाने वाली हैं, कुछ ऐसे चेंजेस लाने वाली हैं, कुछ ऐसे लॉज लाने वाली हैं जो कि हमें चाहिए, व्हाट वी नीड फ्रॉम देम, है ना। और इसलिए हमने उस पार्टी को, उन लीडर्स को सिलेक्ट करा है, इलेक्ट करा है। ओके, तो यही बात आती है कि जो भी आप पार्टी को चुनते हो, जो पार्टी सरकार बनाएगी, उसी पार्टी की पॉलिसीज आपकी गवर्नमेंट को गाइड करेंगे और वही सारी पॉलिसीज आएंगी तो लोगों को पसंद भी होनी चाहिए। ओके, चलिए, तो यहां तक ये बात बिल्कुल क्लियर है। अब जरा एक और सवाल पर आते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या समझा है बच्चों? ध्यान देना, अभी तक हमने बस इतना समझा है कि इलेक्शन की नीड है, इलेक्शन की जरूरत है। पर अब इलेक्शन कोई सा भी इलेक्शन नहीं हो सकता है, इलेक्शन को भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से होना पड़ेगा। अब मैम डेमोक्रेटिक इलेक्शन क्या होता है? बच्चों डेमोक्रेटिक इलेक्शन का ये मतलब है कि अगर जैसे हम पूरे क्लास के लोग हैं, है ना, और हमारे आगे ना यहां पर दो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, एक सीता और एक गीता। ठीक है, दो लोग इलेक्शन में खड़े थे, चुनाव में खड़े थे। अब हम सब पूरी क्लास को वोट करना है कि हमें कौन लीडर चाहिए। अब हम सब ने तो नहीं, चलो हो सकता है कि 90% लोगों ने वोट करा था सीता को और सिर्फ 10% लोगों ने वोट करा था गीता को। आई एम सॉरी इफ देयर इज एनी गीता, ठीक है, लेकिन 90% अगर लोगों ने सीता को वोट करा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन के रिजल्ट में आपको वो चीज दिखनी चाहिए कि लोगों ने जिसको चुना है अल्टीमेटली रिजल्ट भी वही आना चाहिए कि यस सीता विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर, वो लीडर बने, है ना। तो वो चीज होती है। यहाँ पे डेमोक्रेटिक का यही मतलब है बच्चों कि एक तरीके से लोगों का जो वर्डिक्ट है वही हमको इलेक्शन रिजल्ट में दिखे। इलेक्शंस जो है एक फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए, जहाँ पे हर इंसान के पास ये अधिकार हो कि वो वोट देने जा सके और वो जिसको वोट दे रहा है वही चीज इलेक्शन के रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पर अभी जो मैंने आपको बताया वो तो बात ठीक है, लेकिन कुछ पॉइंटर्स देखेंगे, जो जो बोला है वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखो, एवरीवन शुड हैव द राइट टू चूज। सबसे पहली चीज मेरे बच्चे आ जाती है यहां पर, राइट टू चूज। देखो क्या बात हो रही है यहां पे, बात हो रही है कि अगर एक इलेक्शन को लोकतांत्रिक तरीके से आपको कंडक्ट कराना है तो हर एक वोटर को के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो जाके वोट दे सके और हर किसी का वोट बराबर होना चाहिए। वही चीज जो हमने डेमोक्रेसी में ऑलरेडी पढ़ रखी है। डेमोक्रेसी का भी फीचर है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, कि हर इंसान के पास जो कि 18 साल से ऊपर है, आप लोग नहीं बच्चों, ठीक है, जो कि 18 साल से ऊपर है उनके पास वोटिंग राइट होना चाहिए और हर इंसान के वोट की एक ही वैल्यू होनी चाहिए। तो वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टीज कैंडिडेट्स फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। अब यार एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो लोग चाहते हैं कि वो इलेक्शन में खड़े हो सके या जो लोग जनता के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, दे शुड ऑल्सो हैव द फ्रीडम। आपको इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने की, हिस्सा लेने की भी आजादी होनी चाहिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स दे शुड ऑल्सो बी फ्री, कि वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले सके और एक चॉइस जो है, ठीक है बच्चों, अलग अलग चॉइस जो है लोगों को तभी मिल पाएगी, वोटर्स को तभी मिल पाएगी। नेक्स्ट है चॉइसेस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों। अब ये नहीं है कि आज तो सीता जीत गई है तो अगले 50 साल तक सीता ही जीतती रहेंगी, है ना। चॉइस जो है रेगुलर इंटरवल पे ऑफर करनी चाहिए। जैसे कि आप सभी को पता है कि ऐसा नहीं होता कि आज चुनाव हो गए तो अब चुनाव अगले 100 साल तक होगा ही नहीं।
चुनाव हुए हैं, अगले 5 साल में फिर चुनाव होंगे, फिर से देखेंगे कि जनता क्या चाहती है, किसको लीडर देखना चाहती है, फिर 5 साल में फिर चुनाव होंगे। तो यहां पर रेगुलर इंटरवल यानी कि आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम इलेक्शंस का कंडक्ट होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। ये वही वाली बात आ गई, जब मैंने तुम्हें बोला कि हमने सीता को वोट दिया तो सीता ही जीतनी चाहिए, ज्यादातर लोगों ने उन्हीं को वोट दिया। अगर गलती से रिजल्ट आ गया कि भाई गीता जीत गई, तो हम लोग ऐसे ऐसे, वो होता है ना कि दिमाग घूम रहा है, चक्कर आ रहा है, वो वाली चीज हो जाएगी हमारे साथ, क्योंकि भाई हमने वोट तो किसी और को करा था, जीत कोई और गया। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि एक डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वही होते हैं जहां पे लोगों ने जिसको चुना है वही इंसान जीते। ओके, तो कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। तो कोई गलत, फ्रॉड, स्कैम, वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए जब इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए कि एक ही इंसान जो है मल्टीपल वोट्स दे रहा है, या फिर आपने क्या करा, ईवीएम का घोटाला कर दिया है, वहां पर जो है कुछ अलग ही चल रहा है। तो ये सब फ्रॉड, स्कैम नहीं होना चाहिए बच्चों। एक फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस होने चाहिए जहां पे लोगों ने जिसको चुना है वही इंसान चुन लिया जाए। ओके, चलिए अब यहां पर हमें ये पता चल गया है, एक और बारी इसको हम अपने दिमाग में रिवाइज करेंगे कि अगर एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक होना है तो सबसे पहले हर व्यक्ति जो कि एक वोटर है उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों, वोटिंग राइट होना चाहिए, कि हर एक व्यक्ति के पास एक वोट है और वो फ्री टू चूज है। ठीक है, वो जा सकता है, जिस पार्टी को उसको वोट देना है वो दे सकता है। दूसरी चीज है राइट टू कंटेस्ट, मतलब पॉलिटिकल पार्टी आप बनाना चाहते हो या फिर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आपके पास आजादी होनी चाहिए ताकि वोटर्स को भी कुछ चूज करने के लिए मिल सके। तीसरी चीज है कि ये जो चॉइसेस हैं जो वोटर्स को मिल रही है, मतलब जो इलेक्शंस है वो रेगुलर इंटरवल पे होने चाहिए। ये नहीं है कि आज हो गए हैं तो बरसों के बाद होंगे, आज हुए हैं फिर 5 साल में फिर होंगे, फिर 5 साल में फिर होंगे। तो रेगुलरली इलेक्शंस को कंडक्ट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही में लास्ट पॉइंट ये है कि जो लोग जिसको लीडर बनाना चाहते हैं वही इंसान लीडर बने, और ये जो इलेक्शंस हैं ये एक फ्री और फेयर तरीके से होने चाहिए विदाउट एनी फ्रॉड एंड स्कैम्स। ओके गाइज, तो यहाँ पे बात हो जाती है हमारी खत्म, नहीं लेकिन खत्म नहीं हुई है। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बोलता है, इज इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। बच्चों अब आप लोगों ने भी बहुत बारी कंपटीशन के अंदर जो है हिस्सा लिया होगा। कंपटीशन कोई भी हो, कभी होता है डांस कंपटीशन, कभी होता है सिंगिंग कंपटीशन, कभी होता है डिबेट कंपटीशन, और हर कंपटीशन के अंदर हर कोई नहीं जीतता है। जीतता तो फर्स्ट तो कोई एक ही आता है, फिर कोई सेकंड आता है, फिर कोई थर्ड आता है, और फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं आते कंपटीशन में। लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर पता है लोग क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स के अंदर जब आप कंपटीशन कंडक्ट कराते हो ना तो वो एक बड़ा गलत कंपटीशन है, क्योंकि वहां पे हर किसी को सत्ता चाहिए, हर कोई जीतना चाहता है, लेकिन गलत तरीके से लोग जीतना चाहते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि इलेक्टोरल कंपटीशन के बहुत से नुकसान है, बहुत से डीमेरिट है। इससे ना एक डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है, जैसे कि लोगों के बीच में भी बच्चों डिसयूनिटी क्रिएट हो जाती है। कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर, कुछ लोग कांग्रेस के सपोर्टर, कुछ आम आदमी के, है ना, लड़ रहे हैं आपस में, बहस कर रहे हैं, नहीं 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 हमारी ही सरकार आएगी, ये होगा वो होगा। तो लोगों के बीच में आप मतभेद क्रिएट कर रहे हो, डिसयूनिटी क्रिएट कर रहे हो, लोग झगड़ रहे हैं। साथ ही में पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पार्टीज लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर ऑफ यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। बच्चों इसी के साथ हम क्या देखते हैं कि पार्टीज जो है ना एलिगेशन लगाते हैं एक दूसरे पे। अब भाई जीतना मुझे है, मैं सिंपल अपना प्रचार करके भी तो जीत सकती हूँ ना, लेकिन क्या होता है कि एक लीडर अपना प्रचार करने से ज्यादा दूसरे की बुराइयां करता है कि उन्होंने तो ये कर दिया, उन्होंने तो ये घोटाला कर दिया, उन्होंने तो वो तो पैसा खा गए लोगों का। तो इस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ एलिगेशन लगाने चालू कर देते हैं लीडर्स इन ऑर्डर टू विन, मतलब टू ब्रिंग अदर्स डाउन, दूसरों को नीचे धकेल के खुद जीतने की कोशिश करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं जीतने के लिए। डर्टी ट्रिक्स का क्या मतलब है? डर्टी ट्रिक्स का बच्चों ये मतलब है, ये नहीं कि कीचड़ फेंक आते हैं दूसरे की गाड़ी पे। बच्चों डर्टी ट्रिक्स का मतलब ये है कि वो लोग बेसिकली कुछ ना कुछ फ्रॉड या स्कैम करके जीतने की कोशिश करते हैं। जैसे उन्होंने कहीं पर वोटर्स को पैसा दे दिया, पैसा दे के वोट डलवा रहे हैं, या फिर किसी एक इंसान के ही मल्टीपल वोट्स डलवा रहे हैं, या फिर कहीं पे डरा धमका के लोगों को कि अगर तुमने वोट नहीं दिया ना तो तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, तो इस तरीके से वोट डलवा रहे हैं। तो कोई भी डर्टी ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शंस के अंदर, एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड।
और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज का मतलब है कि आज क्या है, आप बोल रहे हो कि बार बार इलेक्शन होंगे, तो आज अगर कोई लीडर आ गया, उसने कोई पॉलिसी बनाई, फिर कल को वो चला गया, फिर कोई दूसरा लीडर आ गया, तो वहां पर भी वही चीज होगी ना कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बन पाएगी। आज एक ने पॉलिसी बनाई, फिर 5 साल बाद कोई दूसरा लीडर आ गया, उसने पॉलिसी हटा के दूसरी बना दी, लंबे समय तक पॉलिसीज नहीं बन पाती हैं इसी कंपटीशन की वजह से। तो फिर सवाल आता है, व्हाई डू वी हैव इलेक्शंस? मैम जब इतनी दिक्कत है तो एक काम करो ना कि एक ही लीडर को चुन लो और उसको सालों साल लीडर बना के रख लो, कोई दिक्कत होगी ही नहीं। पर ऐसा थोड़ी ना है, इतना आसान थोड़ी ना है। तो यहाँ पे बच्चों बात वही आती है, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम किसी भी लीडर को अगर देखें तो देखिए, लीडर को हम चुनते क्यों हैं? जब हम किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, किसी लीडर को चुनते हैं, सीएम चुन रहे हैं, पीएम चुन रहे हैं, जब हम लीडर्स को चूज कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि वो लीडर्स जो हैं दे शुड सर्व द पीपल, यानी कि देश की जनता के लिए वो काम करें। ठीक है जी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि एक लीडर पावर में आने के बाद उसको चाहिए तो सिर्फ पावर ही थी, और वो पावर में आ गया है, अब वो लोगों के लिए काम करे ना करे उसको क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हम लोग ज्यादातर यही देखते हैं कि ऑल्दो हमने अपने लीडर्स को इसलिए चुना है कि वो हमारे लिए काम करें, बट एक बारी जब उन्हें पावर मिल जाती है तो वो करप्ट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो लोगों के काम करने के बजाय सिर्फ सत्ता हासिल करने में लगे रहते हैं, विच इज डेफिनेटली रॉन्ग। ये होना नहीं चाहिए, बट ऐसा होता है। अब अगेन हम लोग एक आइडियल सिचुएशन की बात करें जहां बहुत बढ़िया बढ़िया चीज है, तो वहां पर तो सारे लीडर्स लोगों के लिए काम करेंगे, लेकिन बच्चों रियलिटी पे जरा आते हैं। एक्सपेक्टेशन अलग होती है, रियलिटी डिफरेंट होती है। रियलिटी के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं, दे ऑलवेज वांट टू बी इन पावर बट नॉट वर्क फॉर द पीपल। बट ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब क्या करना पड़ेगा हमें? ऐसे अगर हम रिलाय करेंगे उनकी सेंस ऑफ ड्यूटी पे, अगर हम सिर्फ इस बात पे भरोसा कर लें कि हाँ नेता आए हैं तो ये तो हमारे लिए काम ही करेंगे, तो वो गलत हो जाएगा। दैट इज वाई इलेक्शंस के मैकेनिज्म की जरूरत है, ठीक है? ताकि आज आप किसी नेता को चुन रहे हो, वो सोचे कि यार पावर तो मिल गई, अब क्या ही है, लेकिन उसको लोगों के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोगों के लिए काम नहीं करेंगे तो अगली बारी लोग उनको चुनेंगे ही नहीं, लोग किसी और को चुन लेंगे, लोग उनको हटा देंगे पावर से। तो यही चीज होती है। आप बच्चों लीडर्स की सेंस ऑफ ड्यूटी पे रिलाय नहीं कर सकते। आप ये मान के नहीं चल सकते हो कि उनको हमने चुन लिया है तो वो लोगों के लिए ही काम करेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लीडर्स मैक्सिमम टाइम्स हमें ये देखने को मिला है कि दे ऑलवेज वांट पावर, दे डोंट वांट टू वर्क फॉर द पीपल। बट इलेक्शंस के मैकेनिज्म से एटलीस्ट हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि अगर हम लीडर को चुन रहे हैं, अगर हम उसे पावर दे रहे हैं, अगर उसने अपने 5 साल के टाइम पीरियड में लोगों के लिए काम नहीं करा तो उसको फिर हम हटा देंगे, राइट? उसको फिर हम हटा सकते हैं, किसी और को ला सकते हैं। तो इसी वजह से इलेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्शंस बच्चों एक तरीके से एक इंसेंटिव है फॉर द लीडर्स कि वो लोगों के लिए काम करें, वो जनता के लिए काम करें, आउट ऑफ द वे जाके काम करें, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जनता उनको हटा देगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्यों इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है? ताकि लोगों के लिए काम वो ऑटोमेटिकली करेंगे भाई। अगर उन्हें फिर से पावर में आना है तो काम करेंगे, नहीं आना तो भाई बाय बाय। ओके, तो सिंपल सी बात है, इलेक्शंस एक इंसेंटिव की तरह होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज और लीडर्स के लिए, एक मोटिवेशन की तरह होते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई अगर हम काम नहीं करेंगे तो अगले 5 साल के बाद बाय बाय टाटा सी यू, है ना? फोर्स लीडर्स एंड पार्टीज टू सर्व द पीपल। और इलेक्शंस एक ऐसी चीज है बच्चों विच फोर्सेस द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द लीडर्स कि दे शुड वर्क फॉर द पीपल। आई होप ये बात बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ जी, तो बच्चों यहां तक एक जो पार्ट है हमारे चैप्टर का वो तो खत्म हो गया है। अभी हम लोगों को देखो इलेक्शन के बारे में हमने जान लिया कि इलेक्शन कराना जरूरी क्यों है, क्यों नीड है इलेक्शंस की, कैसे बनेगा इलेक्शन डेमोक्रेटिक। लेकिन अब हम ये जानने वाले हैं कि हमारे देश में जब हम इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं तो क्या पूरा प्रोसीजर रहता है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द वेरी एंड। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शंस, व्हाट इज द सिस्टम ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया, इस चीज को हम लोग अब जानने वाले हैं। फटाफट से आ जाते हैं बच्चों। सबसे पहले द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस इज टू ड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी कि चुनावी क्षेत्र में, चुनाव के लिए जो क्षेत्र है
उसमें देश को बांटना फॉर द लोकसभा इलेक्शंस, हर स्टेट को स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटना फॉर द स्टेट असेंबली इलेक्शंस। दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप, कॉन्स्टिट्यूएंसी बांटना, ठीक है। नाउ यहां पर हम लोग देखते हैं इंडिया में लोकसभा विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली आफ्टर एवरी 5 इयर्स। यानी कि बच्चों लोकसभा के इलेक्शन कौन से होते हैं, जिसमें हम प्रधानमंत्री को सिलेक्ट करते हैं, और विधानसभा होता है हर स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन होते हैं। जैसे अभी हमने हरियाणा का एग्जाम्पल पढ़ा था, तो हरियाणा के अंदर भी होते हैं, राजस्थान के अंदर भी होते हैं, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर भी होते हैं। तो वो जो स्टेट इलेक्शन होते हैं उसको विधानसभा के चुनाव बोला जाता है। हर 5 साल में लोकसभा के भी और विधानसभा के भी इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। अभी आपने पढ़ा था कि ये फीचर है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल या फिर एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इलेक्शन को कंडक्ट कराना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो कनेक्ट करते जाओ। अब देखो जनरल इलेक्शन एंड बाय इलेक्शन, बच्चों यहां पर 2 शब्द आ गए हैं, ठीक है। क्या है मीनिंग, लेट्स लुक एट इट। देखो सबसे पहले जनरल इलेक्शन, जनरल इलेक्शन होता है जो आपके पूरे कंट्री के अंदर कंडक्ट हो रहा हो, जिसको हम लोकसभा का इलेक्शन बोलते हैं। कंट्री के अंदर बच्चों जहां पर सारे लोग अपने अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके वोट दे रहे हैं और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुन रहे हैं, तो वो तो जनरल इलेक्शन हो गया। फिर बात आती है बाय इलेक्शन की। अब व्हाट इज बाय इलेक्शन, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। सपोज बच्चों किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यहां से ना आपने एक लीडर को चुना था। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये लीडर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स यहां पर रिप्रेजेंटेटिव बन के रहेंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। लेकिन सपोज 5 साल का टाइम पीरियड खत्म होने से पहले अगर ये लीडर रिजाइन कर देते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, या फिर इनकी मौत हो जाती है किसी कारणवश, जो कि बिल्कुल ना हो, है ना, लेकिन यहां पर अगर ये दोनों चीजों में से एक चीज हो जाती है और उनके 5 साल के टाइम पीरियड के खत्म होने से पहले वो लीडर हट गए वहां से, अभी क्या है वहां पे लीडर नहीं रहा कोई, तो अब कोई तो लीडर चाहिए, तो वो जो इलेक्शन कंडक्ट होता है टर्म के बीच में, उसको हम लोग बाय इलेक्शन बोलते हैं। फिर से समझ लो, देखो जैसे आपने किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव क्षेत्र से एक लीडर को चुना, अब 5 साल उसका टर्म है ना, कि जितने टाइम पीरियड के लिए वो लीडर रहेंगे। अब 5 साल के टर्म खत्म होने से पहले अगर उनकी डेथ या फिर अगर वो रिजाइन कर देते हैं, दोनों सिनेरियोज की वजह से वो मतलब पूरी पोजीशन खाली हो गई, वहां लीडर कोई बचा नहीं, तो उसके लिए अगर आप जो इलेक्शन कंडक्ट कराते हो उसको हम बाय इलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलो नाउ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कंट्री को डिवाइड करा जाता है डिफरेंट एरियाज में फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शंस। इनको इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। एवरी वोटर हु लिव्स इन एन एरिया वोट्स फॉर 1 रिप्रेजेंटेटिव। मतलब कि बच्चों जैसे ये पूरा देश है, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर देश की, छोटे छोटे एरियाज में जो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देश को बांटा जाएगा। हर एक एरिया में जितने लोग रह रहे हैं वो वोट देंगे और वहां पर एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, ठीक है। और ये जितने रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं इन सभी को हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। तो कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है लोकसभा के इलेक्शन के लिए, अगर मैं बताऊं आपको, तो लोकसभा के इलेक्शंस के लिए हमारी कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक लीडर चुना जाता है। मतलब कि टोटल 543 सीट्स होती हैं लोकसभा में, जहां पर ये रिप्रेजेंटेटिव्स या फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाकर विराजमान होंगे। ओके, तो यहाँ पे वही वाली बात आ रही है, हर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाएगा, हु विल बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एमपी सिलेक्ट होता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और विधानसभा के अंदर जब हम स्टेट असेंबली इलेक्शन की बात करते हैं तो बच्चों उसके लिए भी हम हर स्टेट को स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटते हैं, ठीक है। वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग हैं, जैसे कि हरियाणा के अंदर 90 एरियाज में आपने हरियाणा को बांट रखा है, 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है और हर एक एरिया से रिप्रेजेंटेटिव को चुना जा रहा है। अब एक चीज का ध्यान देना बच्चों, स्टेट के इलेक्शंस में आप जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन रहे हैं वो होंगे आपके MLA, यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो हमारे लोकसभा के इलेक्शन में आप जिस रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हो वो होंगे आपके MP, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, चलो अभी सेम प्रिंसिपल अप्लाइज फॉर पंचायत म्युनिसिपल इलेक्शंस। ईच विलेज टाउन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड्स दैट आर लाइक कॉन्स्टिट्यूएंसीज। पर जो सेम चीज अगर हम लोकल लेवल पे इलेक्शंस में चले जाते हैं, पंचायती इलेक्शंस में चले जाते हैं, या फिर हम यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस की बात करें, तो इन सभी इलेक्शंस में भी जैसे पंचायत को भी वार्ड्स में बांट दिया जाता है, एरियाज में बांट दिया जाता है, विच इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बट एट अ स्मॉलर लेवल, ठीक है। तो वार्ड्स में बांटोगे, हर वार्ड से एक एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, इस तरीके से चुनाव होते हैं। नाउ यहां पर आते हैं हम लोग आगे, नेक्स्ट चीज क्या होगी, अभी आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज बन चुकी है। नेक्स्ट स्टेप इज टू रिजर्व सम कॉन्स्टिट्यूएंसीज।
मतलब कि बच्चों जैसे अगर मैं बोल रही हूँ ये एक एरिया है और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे इतने कॉन्स्टिट्यूएंसीज 1 2 3 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा है और मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे से 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व्ड है। रिजर्व का मतलब होगा कि जिस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लिए वहां पे रिजर्व करा गया है सिर्फ उसी जाति से सिर्फ उसी कास्ट का ही इंसान लीडर बन सकता है। मतलब वही लोग वहां से इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं और वही लीडर बन सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि बच्चे मैम ये गलत है, मैम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का सिस्टम ये है वो है ये बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स है, बहुत सारी बातें हैं मन में। लेकिन बच्चों मैं आपको बता देती हूँ ऑब्वियसली आज के टाइम में हम लोग काफी आगे आ चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है जितनी एक समय पहले हुआ करती थी। डेफिनेटली यू ऑल आर राइट। लेकिन बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जिस समय में रिजर्वेशन लाया गया था उस समय में वो बिल्कुल सही सोच के साथ लाया गया था, बिल्कुल सही थिंकिंग के साथ लाया गया था। बिकॉज हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग थे, ऐसे कुछ वर्ग थे हु वर डिनाइड। ठीक है, बेसिक चीजें उनको डिनाई करी जाती है। टेंपल्स में घुसने नहीं दिया जाता था। वेल्स टैंक्स जहां जो अपर कास्ट के लोग यूज करते थे उनको इस्तेमाल नहीं करने दी जाती थी। ठीक है, स्कूल वगैरह की पढ़ाई उनको नहीं करने दी जाती थी। तो वो लोग काफी बैकवर्ड रह गए, काफी पीछे रह गए बाकी जनता से। तो यार डेफिनेटली उनको अपलिफ्ट करने के लिए, दूसरे लोगों के बराबर लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दी गई थी। तो जिस सोच की वजह से रिजर्वेशन आई थी दैट वाज बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियसली कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाएं तो वो गलत है, वो तो हर पॉलिसी और चीज में होता ही है बच्चों। लेकिन हमें ये समझना है कि जिस सोच के साथ रिजर्वेशन आई थी वो सोच बिल्कुल ठीक थी, जिस समय पे लाई गई थी उस हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए हम लोग देखते हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिजर्व करा जाता है फॉर द पीपल हु बिलोंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। व्हाई? बिकॉज हमें उन्हें अपलिफ्ट करना था। ठीक है, हमें उन्हें अपलिफ्ट करना था, उन्हें भी बाकी लोगों के बराबर लाना था, इसलिए हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज उनके लिए रिजर्व कर दी। रिजर्व करने का मतलब है सपोज अगर मैं बोल रही हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी एक शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व है, इसका ये मतलब है कि इस पूरे एरिया के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव चुनाव में हिस्सा लेंगे वो सारे शेड्यूल्ड ट्राइब को ही बिलोंग करने चाहिए ताकि लीडर एक शेड्यूल्ड ट्राइब का ही बन सके। ओके, तो ये होता है रिजर्वेशन। फ्यू सीट्स लोकसभा के इलेक्शंस में हम लोग देखते हैं 84 सीट्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए और 47 सीट शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रखी गई हैं, रिजर्व करके रखी गई हैं। क्यों मैम ये नंबर डिफरेंट क्यों है? तो बच्चों की उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, तो जितनी शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन है उस हिसाब से ऐसा समझा गया है कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 84 सीट्स एंड जितनी शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वी नीड 47 सीट्स। ओके, तो रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। बहुत एरियाज में हम लोग ये भी देखते हैं कि रूरल जो इलेक्शंस होते हैं, पंचायत के इलेक्शंस, या फिर बच्चों अर्बन एरियाज में जो म्यूनिसिपैलिटीज और कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं वहां पर ओबीसीज के लिए भी सीट को रिजर्व करा जाता है और 1/3 सीट्स महिलाओं के लिए भी रिजर्व करी जाती है। तो हमारा ये जो लोकल लेवल का इलेक्शन है, चाहे वो हम पंचायत की बात करें, चाहे वो हम लोग म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और ये सब बात करें, तो वहां पर ओबीसीज प्लस विमेन दोनों को रिजर्वेशन दी गई है। ठीक है, अलॉन्ग विद शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। चलो अभी यहाँ पर आगे आते हैं हम लोग। यहाँ पर बच्चों अब नेक्स्ट स्टेप देखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है, एरिया तैयार हो गया है। अब जो है सबसे पहले हम तैयार करेंगे देश की जनता को जिसको वोट देना है। अभी आप लोग तो छोटे हो, आपको अभी 18 ईयर्स का होना है। 18th बर्थडे के अंदर जो है आप केक काटेंगे, उसके बाद बच्चों यू विल बी एलिजिबल। केक काटने से एलिजिबल नहीं होगे, मतलब जिस दिन बर्थडे आएगा उस दिन के बाद यू विल बी एलिजिबल, यू कैन ऑल्सो बी अ वोटर ऑफ आवर कंट्री। ओके, तो आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। वोटर्स लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो जितने भी लोग एलिजिबल हैं वोट देने को, मतलब कि 18 ईयर्स एंड अबव, तो जितने भी एलिजिबल लोग हैं जो कि वोट दे सकते हैं, देश की जो जनता एलिजिबल है, ऑफिशियली कॉल्ड द इलेक्टोरल रोल और द वोटर्स लिस्ट। तो बच्चों एक लिस्ट है जिसमें उनका नाम लिखा जाएगा, ऑल द एलिजिबल वोटर्स ऑफ द कंट्री, जो कि कहलाई जाती है वोटर्स लिस्ट या फिर इलेक्टोरल रोल। अब क्या है, इसको हम जो है ना रिवाइज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वोटर्स लिस्ट का अप टू डेट होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि एक एरिया के अंदर जितने भी अभी नए वोटर आ गए, मतलब जो 18 साल के हो गए, उनका नाम ऐड होगा। ठीक है, साथ ही में जो लोग उस एरिया को छोड़ के चले गए उनका नाम हटा दिया जाएगा। कुछ लोग ऐसे थे जिनकी डेथ हो गई, उनका नाम भी हटा दिया जाएगा। तो इस वजह से वोटर्स लिस्ट को टाइमली अप टू डेट रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि नए वोटर्स का नाम ऐड किया जा सके एंड दोज हु हैव मूव्ड आउट और डाइड उनका नाम हटाया जा सके। नाउ इसी के साथ बच्चों यहाँ पर इश्यू करा जाता है हमारा एपिक, यानी कि इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, जहां पर ऐसे आपकी फोटो लगाई जाएगी, नाम, पिता का नाम, ये सब चीजें लिखी जाएंगी। एंड क्यों बनाया जाता है एपिक? तो यार उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यह है ताकि एक इंसान अपना एक ही वोट दे,
ये नहीं हो कि आप किसी दूसरे के बिहाफ पे भी वोट डाल रहे हो। तो इसी वजह से आपको ये जो है आपका एपिक यानी कि फोटो आइडेंटिटी कार्ड जो है बना दिया जाता है। साथ ही में अगर आप वोट देने जाते हो, आपका नाम वोटर्स लिस्ट में, आप कोई दूसरा भी अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जा सकते हो, राशन कार्ड हो गया, आपका ड्राइवर्स लाइसेंस हो गया, बट दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, ये बनवाना पड़ेगा आपको। ओके, आगे चलते हैं। वोटर्स लिस्ट बन गई है, वोटर्स तैयार है वोट देने के लिए, लेकिन अब बात आती है कि कैंडिडेट कौन है। बच्चों कैंडिडेट यानी कि जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, जिनके बीच में से हम चुनेंगे, तो कैंडिडेट्स की बात आती है। कैंडिडेट्स को नॉमिनेट कैसे किया जाता है, तो हु कैन कंटेस्ट इलेक्शन। देखो सिंपल सी बात है कि मैम अगर कल को हम बड़े होकर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहें, क्या हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो। तो डिफरेंस क्या है एक वोटर और एक कैंडिडेट में, फर्क क्या है? देखिए बच्चों, कोई भी व्यक्ति जो कि इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहता है वो हिस्सा जरूर ले सकता है। द ओनली क्राइटेरिया इज दैट यू शुड बी 25 ईयर्स ऑफ एज। सिंपल सी बात है, यहां पर मिनिमम एज रिक्वायरमेंट इज 25 साल। वोटर बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 18 ईयर्स, और कैंडिडेट बनने के लिए आपको मिनिमम एज चाहिए 25 साल। तो ऑब्वियसली बात है यार, जो इंसान वोटर है वो कैंडिडेट भी बन सकता है, बट पहले 25 साल का होना पड़ेगा। 25th बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद ही आप एलिजिबल होगे टू बिकम अ कैंडिडेट। नाउ बच्चों हम लोग देखते हैं हर पॉलिटिकल पार्टी अपने खुद के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है। मतलब अगर बीजेपी है, उसको पता है कि मेरे को इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इस लीडर को उतारना है, इधर से इसको उतारना है, तो अपने खुद के कैंडिडेट्स को वो नॉमिनेट करेंगे फ्रॉम डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज। साथ ही में कैसे नॉमिनेशन होगा? पार्टी टिकट मिलेगी आपको, मूवी की टिकट नहीं है, ठीक है? ये नहीं है कि आपको जो है टिकट दे के सैयारा दिखाने के लिए बिठा देंगे। तो पार्टी टिकट का मतलब है बच्चों यहां पर कि आप लोग अगर इलेक्शन को कंटेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पार्टी की टिकट चाहिए होगी, ठीक है? कि अगर इफ आई वांट टू कंटेस्ट फ्रॉम बीजेपी तो मेरे को बीजेपी की पार्टी टिकट चाहिए, तब मैं कंटेस्ट कर सकती हूँ, उनकी साइड से इलेक्शन लड़ सकती हूँ, है ना? तो यहाँ पर आपको कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन फॉर्म है, फॉर्म भरना पड़ेगा और कुछ पैसा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट की तरह रखवाना पड़ेगा। साथ ही में देखिए और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यार, ऐसे ही नहीं, साथ ही बच्चों कैंडिडेट को एक लीगल डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, कानूनी तौर पे डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, जहां पर उन्हें यह बताना पड़ेगा कि उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी है, कितना उन्होंने पढ़ाई लिखाई कर रखा है, कितनी डिग्रियां हासिल कर रखी है, कहां तक पढ़ाई करी है, व्हाटएवर, ठीक है? तो वो बतानी पड़ेगी। साथ ही में डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द कैंडिडेट एंड द फैमिली, मतलब कि आपके पास कितना एसेट है, कितनी प्रॉपर्टी और कितना वैल्यू ऑफ मनी यू हैव इन योर बैंक अकाउंट, एवरीथिंग, ठीक है? तो एसेट्स और लायबिलिटीज, अगर कोई कर्जा तो नहीं चल रहा है, कोई लायबिलिटी तो नहीं है, तो वो सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी कि हाउ मच मनी आई हैव, हाउ मच कर्जा आई हैव, एवरीथिंग, उसका अकाउंट देना पड़ेगा। अलॉन्ग विद दैट सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, अगर आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल केस चल रहा था या चल रहा है तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें बच्चों कुछ एक प्रॉपर हम बोल सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन है जो करना ही आपको पड़ेगा, बताना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि देखिए फिर ऑडियंस का मतलब है वोटर्स जज कर सकते हैं कि हमें इनको वोट देना है कि नहीं देना, तो वो सारी बातें काफी नेसेसरी रहती हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है कि एक और सवाल बच्चों का आता है कि मैम एजुकेशन क्या मायने रखता है पॉलिटिकल लीडर बनने के लिए? तो मेरा बड़ा सिंपल सा आंसर है बच्चों कि जब हम लोग क्रिकेट देखते हैं, हम लोग क्रिकेट देखते टाइम एक प्लेयर किस तरीके से क्रिकेट खेल सकता है उस चीज को देखते हैं। क्या हम कभी उससे पूछते हैं कि आपने कहां तक पढ़ाई करी है? क्योंकि दैट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट। कितना अच्छे से आप क्रिकेट खेल सकते हो वो मायने रखता है, ना कि आपकी पढ़ाई मायने रखती है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज है बच्चों। आप खुद से सोचो कि एक इंसान हो सकता है बहुत पढ़ा लिखा हो और वो आ जाए पावर में, लेकिन बात यह है कि क्या वो लोगों की नीड्स को समझता है? क्या उसे पता है कि उसको जनता के लिए क्या काम करना है, किस तरीके से लोगों को सर्व करना है? डज दैट पर्सन नो? क्या उन्होंने ग्राउंड लेवल पे काम करा है लोगों के लिए? क्या उन्हें पता है कि एक नेता बन के पॉलिटिक्स के अंदर कैसे जो है काम किया जाता है? वट एवर इट इज। तो एक अच्छा पॉलिटिशियन बनना, एक अच्छा लीडर बनना इज नॉट इक्वल टू हाउ मच एजुकेशन यू हैव। कभी कभी हो सकता है कि जिन लोगों के एजुकेशन लेवल कम हो वो भी बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जिनका एजुकेशन लेवल ज्यादा हो वो भी क्या पता अच्छे बन जाए या खराब भी बन जाए। तो व्हाटएवर, इट डिपेंड्स, ठीक है? इट डिपेंड्स कि आपको कितने अच्छे से लोगों के बारे में, जनता के बारे में पता है, कितने अच्छे से आप उनके लिए काम कर सकते हो, वो सब चीजें ज्यादा मायने रखती हैं रादर देन आपने कितनी पढ़ाई करी है। ओके, बट हाँ, जनता को पता होना चाहिए कि किस लीडर ने कितनी पढ़ाई करी है, तो वो सब चीजें हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है कि यहाँ पर देखो वोटर भी तैयार हो गया है, कैंडिडेट भी आके इलेक्शन में खड़े हो गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज टू कन्विंस द वोटर्स।
वोटर को कन्विंस करना पड़ेगा कि आप हमको वोट दीजिए। जैसे कि आपको याद होगा कि देवीलाल जी ने लोगों को कैसे कन्विंस करा था, लोगों को ये बोला था कि भाई देखो, अगर आप मुझे जिताओगे तो मैं आपके लोन्स जो है माफ करवा दूंगा, लोन्स ही हटवा दूंगा। तो लोग बहुत खुश हो गए थे उनके इस ऑफर से, उन्होंने वोट भी करा था, यस हम देवीलाल जी को वोट करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों वही नेक्स्ट स्टेप आता है, दी इलेक्शन कैंपेन। 2 हफ्ते का टाइम पीरियड है, होता है इलेक्शन से, मतलब वोटिंग से पहले 2 हफ्ते का टाइम पीरियड मिलता है, जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स जनता को कन्विंस कर सकते हैं कि व्हाई द जनता शुड वोट फॉर देम। ओके, तो यहाँ बड़ी सिंपल सी बात है, इलेक्शन कैंपेन मतलब कि अपना प्रमोशन या फिर आप अपना जो प्रोपोगेंडा है, किस तरीके से आप चीजों को करोगे, कैसे अपने आप को प्रमोट करोगे, ये सब लोगों को दिखाना। ऑफर, प्रोमिसेस, क्या क्या आपके ऑफर्स है, क्या क्या प्रोमिसेस, क्या क्या वादों के साथ आप आए हो, वोटर्स के लिए आप क्या क्या करोगे, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। ट्राई टू फोकस ऑन पब्लिक अटेंशन ऑन पॉपुलर स्लोगन्स इन इलेक्शन कैंपेन। बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, आप लोग जनता का ध्यान अपने कैंपेन की तरफ, अपने स्लोगन्स की तरफ, बड़े बड़े इंपॉर्टेंट स्लोगन्स देके जनता का ध्यान आकर्षित कर सकते हो, तो वो सारी चीजें रहती हैं। समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन। लेकिन बच्चों इसी के साथ ये जो इलेक्शन कैंपेन है, इसमें कोई लीडर या पार्टी कुछ गलत ना करे तो उसको भी रेगुलेट करना काफी ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे देखो क्या है, आप ब्राइब या थ्रेटन नहीं कर सकते, आप जो है ये नहीं कर सकते कि किसी को पैसे का लालच देके वोट पड़वा रहे हो या डरा धमका के वोट पड़वा रहे हो। साथ ही में कास्ट या रिलीजन यानी कि अपनी जाति या धर्म के नाम पे लोगों को अपील नहीं कर सकते कि आप हमें वोट दो, देखो हमारा धर्म से, मैं धर्म के नाम पे वोट दो या जाति के नाम पे वोट दो, ये सब चीजें नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल फॉर इलेक्शन कैंपेन। बच्चों अपने कैंपेनिंग के अंदर सरकार के पैसे का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, और उसी के साथ स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। लोकसभा के इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख से ज्यादा रुपए नहीं इस्तेमाल कर सकते, और साथ ही में स्टेट असेंबली के इलेक्शन के लिए 10 लाख से ज्यादा आप किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं यूज कर सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है। उसी के साथ कोड ऑफ कंडक्ट भी है बच्चों, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को फॉलो करना पड़ता है इलेक्शंस के दौरान। जैसे कि कोई भी पार्टी या कैंडिडेट किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर देयर इलेक्शन प्रोपोगेंडा। लोगों को अपनी पार्टी या अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी जो है पूजनीय स्थान, मंदिर, मस्जिद की मदद लेकर आप वोट नहीं बटोर सकते हो। साथ ही में नो कैंडिडेट कैन यूज गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शंस। तो इलेक्शन के टाइम पे चाहे आप सरकार में अभी बैठे हो, ठीक है, बट स्टिल आप सरकारी व्हीकल्स जो हैं, एयरक्राफ्ट जो हैं या फिर ऑफिशियल्स हैं, उनका इस्तेमाल इलेक्शन के टाइम पे नहीं कर सकते। वंस इलेक्शंस अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट, टेक एनी बिग पॉलिसी प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। एक बारी जब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ये लोगों को वादा नहीं करें कि देखो मैं सरकार का पैसा इस तरीके से यूज कर दूंगा, या मैंने ये चीज चालू कर दी है, या फिर मैंने जो है ना इसकी नींव रख दी है, ये प्रोजेक्ट चालू हो गया है। नहीं, ये सब नहीं आप बता सकते। ये सब आप तभी कर पाओगे जब आपको लोग चुन लेंगे, जब आपको एक बारी लोग इलेक्ट कर देंगे, आप लीडर बन जाओगे, तब ये सब काम करना। या फिर गवर्नमेंट की रिसोर्सेज कैसे आप यूज कर लोगे, वो सब आप बातें नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, यू हैव टू कीप इन माइंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम कुछ पॉपुलर इलेक्शन कैंपेन्स अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी जब इंदिरा गांधी लीड कर रही थी उस टाइम पे गरीबी हटाओ का उन्होंने स्लोगन दिया था, जिसको जनता ने मतलब काफी पसंद करा था, जनता ने वोट भी दिया था। उन्हें लगा था कि इंदिरा गांधी हमारी सारी गरीबी, परेशानियां सब कुछ हटा देंगी। तो 1971 के इलेक्शंस भारी मात्रा से कांग्रेस पार्टी जीती थी। इसके बाद सेव डेमोक्रेसी स्लोगन था। जब कांग्रेस पार्टी ने फिर इमरजेंसी लगाई, इमरजेंसी लगाने के बाद में जनता पार्टी आती है और जनता पार्टी लोगों को ये बोलते हैं कि अब हम डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं, वापस से डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं। तो ये उन्होंने स्लोगन दिया, जिसको फिर से जनता ने काफी पसंद करा। उसके बाद हम बात यहाँ पे करते हैं लेफ्ट फ्रंट। तो जितनी लेफ्टिस्ट पार्टीज होती है जो गरीबों के लिए, वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, इन सब के लिए काम करती हैं, लेफ्ट फ्रंट ने लैंड टू द टिलर, मतलब कि बच्चों वेस्ट बंगाल के स्टेट असेंबली इलेक्शंस थे, स्टेट के इलेक्शंस थे, और वहां पर लैंड टू द टिलर यानी कि जो इंसान खेती कर रहा है उसी को जमीन मिले, इस तरीके का नारा लगाया, जो कि काफी पॉपुलर हो गया। इन द पुअर पीपल, मोस्टली इन द फार्मर्स, है ना, वो बहुत खुश हो गए कि यस यस वी वांट दिस, तो वाली चीज है। साथ ही में प्रोटेक्ट द सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द तेलुगुज, ये जो स्लोगन है एनटी रामा राव ने इस्तेमाल करा था, तेलुगु देशम पार्टी के जो लीडर है आंध्र प्रदेश असेंबली इलेक्शंस ऑफ 1983 में। तो ये सारे कुछ बहुत ही फेमस स्लोगन्स हैं जो कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, लीडर्स ने दिए हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम अपनी इलेक्शन कैंपेन में, ताकि लोग उनको वोट दें। तो लोगों को आकर्षित करने के लिए ये सारे स्लोगन्स का इस्तेमाल किया गया है। ओके, लास्ट स्टेप आता है बच्चों, जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप इज पोलिंग। पोलिंग मतलब वोट देने जाना है। तो लास्ट स्टेप है बच्चों, अब लोगों ने सुन लिया है, पॉलिटिकल पार्टीज ने कह दिया है
कही सुनी सब चीजें हो गई हैं। अब जो है हम जाएंगे, हमने अपना डिसीजन कर लिया है कि हमें किसको वोट देना है, और वोटर्स फिर जाएंगे। फाइनल स्टेज इलेक्शन का होता है जब वोटर्स जो है अपना वोट देने जाते हैं, पोलिंग बूथ पे जाते हैं। इलेक्शन ऑफिशियल आइडेंटिफाइज हिम और हर, पुट्स अ मार्क ऑन द वोटर्स फिंगर्स एंड अलाउज हिम और हर टू कास्ट हिज और हर वोट। तो सिंपली आप जाओगे पोलिंग बूथ के अंदर, वहां पर आपको सबसे पहले आपका जो है आईडी वगैरह देखा जाएगा, फिर आपको मार्क करा जाएगा, आपकी फिंगर पे निशान लगाया जाएगा कि देखो इस इंसान ने वोट दे दिया है। फिर आप जाओगे, अपना वोट देकर आओगे, विच इज वेरी सीक्रेटिवली आपको वोट देना पड़ेगा। जिस पार्टी को वोट देना है, बटन है उसका दबाइए और वोट चला जाएगा। ठीक है। अब पहले क्या होता था, बैलेट पेपर होते थे जहां पर बच्चों पेपर पे लोग मार्क करते थे, टिक वगैरह करते थे। अभी क्या है, अभी ईवीएम आ गई है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जहां पे सिंपली आपको बटन प्रेस करना होता है और काम खत्म है। पोलिंग जब खत्म हो जाएगी, सबने वोट अपने जब दे दिए हैं, तो सारी ईवीएम्स जो होती हैं, जो मशीनें होती हैं, इनको सील करके ले जाया जाता है टू अ सिक्योर प्लेस। एक सुरक्षित जगह पर जाकर इन्हें रख दिया जाता है और सील करके, ताकि कोई इनके साथ छेड़खानी ना कर सके। थोड़े दिन के बाद जब एक फिक्स डेट डिसाइड होती है, तो सारी ईवीएम्स को खोला जाता है एंड वोट्स जो कि हर कैंडिडेट ने सिक्योर करे होते हैं, वो देखे जाते हैं कि कितने वोट किसको मिले, और सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाता है। कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट वोट्स मिले हैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो इंसान जीत जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बच्चे, यहाँ पे देख लीजिए, दिस वाज द इंटायर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस। अगर मैं बात करती हूँ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इलेक्शन के प्रोसेस के अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज डन इज टू ड्रॉ द इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बनाया जाता है। लोकसभा इलेक्शंस के लिए कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बनाया जाता है। ऐसे ही हर स्टेट इलेक्शन के लिए भी स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करा जाता है। अलॉन्ग विद दैट जो पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस होते हैं उसके लिए भी वार्ड्स में बांटा जाता है, which is very similar to the constituency that we have. Next step is to reserve certain constituencies. हम लोग देखते हैं हमारे समाज के अंदर जो बहुत ही डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो कि काफी समय तक पीछे रह गए बाकी जनता के, शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा के इलेक्शंस के लिए बच्चों रिजर्वेशन दी जाती है। हम लोग देखते हैं शेड्यूल ट्राइब को यहाँ पे दी जाती है, और लोकल इलेक्शंस के अंदर विमेन एंड ओबीसीज को भी इंक्लूड करा जाता है अलॉन्ग विद द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। साथ ही में फिर नेक्स्ट स्टेप आता है वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना। तो बच्चों ऐसा होता है कि किसी एक एरिया में जो बच्चे मतलब 18 साल के हो गए उनका नाम ऐड करना, और जो लोग वहां से चले गए हैं कहीं या हु हैव डाइड उनका नाम रिमूव करना, तो इसलिए वोटर्स लिस्ट अपडेट करनी होती है। नेक्स्ट स्टेप इज जब कैंडिडेट्स को नॉमिनेशन फॉर्म भरना है और खड़ा होना है इलेक्शन के अंदर, तो 25 साल एज रिक्वायरमेंट है अगर आपको कैंडिडेट बनना है, अगर आपको इलेक्शन में हिस्सा लेना है, पार्टी टिकट लेनी पड़ेगी उसके लिए। साथ ही में बच्चों यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एसेट्स, लायबिलिटीज, क्रिमिनल केस, हर चीज की लीगल डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। फिर स्टेप आता है कि जब कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए, अभी पता है कौन कौन किस पार्टी से खड़ा है, कौन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, व्हाटएवर। नेक्स्ट स्टेप इज द इलेक्शन कैंपेन। 2 हफ्ते का टाइम पीरियड, जहां पर सारे के सारे जो कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टीज के, वो लोगों को कन्विंस करेंगे कि लोग उनके लिए क्यों वोट करें। तो वो पॉपुलर स्लोगन्स दे सकते हैं, किसी भी तरीके से लोगों का ध्यान उनको आकर्षित करना है। बट हाँ, कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप कास्ट, रिलीजन के नाम पे वोट नहीं मांग सकते, ब्राइब थ्रेटन नहीं कर सकते हो, गवर्नमेंट रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे जरूर लगती है, लेकिन आपको बस जनता को कन्विंस करना है। और लास्ट स्टेप आता है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स। जिस दिन जो है हमारा इंसान मतलब हमारा वोटर जो है घर से निकलता है, ठीक है, कुछ दूर जहां पर भी पोलिंग बूथ होता है वहां तक जाता है, फिर उसकी जो उंगली है वहां पे मार्क लगाया जाता है, फिर वो जाएंगे ईवीएम मशीन पे अपने फेवरेट पार्टी कैंडिडेट को वोट देकर निकल के आ जाएंगे। फिर बच्चों जब वोटिंग कंप्लीट होगी, ईवीएम्स को सील करके एक सिक्योर प्लेस पे ले जाया जाएगा। फिर एक दिन जब डिसाइड होता है कि आज काउंटिंग डे है, तो उस दिन ईवीएम्स को वो जो है खोला जाएगा और वोट्स को काउंट करा जाएगा कि किस कैंडिडेट को किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, और वो कैंडिडेट फिर जीत जाएगा। हिप हिप हुर्रे। मुझे पता है कई बच्चे बोल रहे हैं मैम हमें चक्कर आ रहा है, इतना सारा प्रोसेस आपने पढ़ा दिया, ठीक है, लेकिन मुझे पता है बच्चों की इट इज वेरी वेरी सिंपल। आई होप दैट यू गाइज हैव अंडरस्टूड द एंटायर थिंग। चलिए अब हम आगे चलते हैं। चलिए तो बच्चों अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे। कितनी खुशी की बात है ये। तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या होने वाला है? लास्ट टॉपिक होने वाला है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक। यार इतनी ज्यादा इलेक्शंस की बात करी, इलेक्शंस के डेमोक्रेटिक होने की बात करी, लेकिन अब सवाल आ जाता है भारत देश के चुनाव पे कि क्या इंडिया के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो डेमोक्रेटिक है या फिर क्या वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो बच्चों यहां पर 3 चीजें बोली जाती हैं दैट एक्चुअली मेक्स इलेक्शंस
elections in India democratic? Three things. The very first thing is the Independent Election Commission. हमारे देश में इलेक्शंस को कंडक्ट कोई और नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी कराती है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है, वश में नहीं है, ठीक है, खुद से काम करती है सारा का सारा, वो है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। उसी के साथ बच्चों द नेक्स्ट थिंग इज पॉपुलर पार्टिसिपेशन। हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर कितने ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर इलेक्शन में, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। दैट मीन्स कि वो इलेक्शन के प्रोसेस पे विश्वास रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। और लास्ट चीज हम देखेंगे एक्सेप्टेंस ऑफ द इलेक्शन आउटकम, यानी कि जो भी नतीजा इलेक्शंस के बाद आता है, ऑब्वियसली कोई हारेगा कोई जीतेगा, लेकिन बच्चों जो भी आउटकम आएगा उसको सारे के सारे लोग एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि लड़ने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो एवरीवन एक्सेप्ट्स इट। तो दीज थ्री थिंग्स वी आर गोना बी स्टडिंग इन डिटेल कि कैसे ये तीन चीजें हमारे भारत देश के इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। फटाफट से आ जाते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग की बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले बच्चों यहां पर इंडिया एक डेमोक्रेसी है, लेकिन देखो फिर भी हमारे देश के अंदर कुछ गलत हरकतें तो होती हैं भाई, कुछ अनफेयर तरीके की प्रैक्टिसेस इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस में तो होती रहती हैं। और यहां पर कॉमन इश्यूज क्या है? कभी कभी फॉल्स नेम्स आर एडेड एंड जेन्युइन नेम्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द वोटर्स लिस्ट, ताकि किसी पार्टी को एडिशनल वोट डलवाने के लिए नकली नाम जो है वोटर्स लिस्ट में डलवा दिए जाते हैं, जो जेन्युइन लोगों के नाम होते हैं वो हटवा दिए जाते हैं ताकि आपकी पार्टी को वोट ज्यादा मिल जाए। साथ ही में मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। देखो ये साफ साफ लिखा था, मेंशन किया गया था कि ना तो आप सरकारी पैसे का, ना तो सरकारी ऑफिशियल्स का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में और इलेक्शन के खर्चे में। बट यहां पर बच्चों जो रूलिंग पार्टी होती है, जो पार्टी सत्ता में होती है, कई बारी वो गवर्नमेंट की रिसोर्सेज का गलत तरीके से उपयोग करती है और इलेक्शन में पैसा लगा देती है, जनता का पैसा लगा देती है। साथ ही में एक्सेसिव यूज ऑफ मनी पावर बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। बहुत बारी ऐसा होता है कि पैसे का इस्तेमाल करके जो अमीर कैंडिडेट्स होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज होती है, दे यूज अ लॉट ऑफ मनी। ऑल्दो मैंने आपको बताया था कि एक स्पेसिफिक हमने ना अमाउंट फिक्स कर रखा है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 लाख से ऊपर नहीं आप लगा सकते, और लेजिस्लेटिव असेंबली का जो इलेक्शन होता है, मतलब स्टेट का जो इलेक्शन होता है, उसमें कितने से ज्यादा नहीं लगा सकते, कमेंट्स में बताओ। चलो अब यहां पर इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। तो जिस दिन वोट देना होता है, जिस दिन वोट डालने होते हैं, उस दिन भी हम देखते हैं कि कुछ कुछ हरकतें हो रही है, डरा धमका रहे हो, इंटिमिडेट कर रहे हो लोगों को, या फिर रिगिंग कर रहे हो, वही फ्रॉड कर रहे हो, ठीक है, कि गलती से इलेक्शन का रिजल्ट जो है उलट पुलट आए। तो इस तरीके की हरकतें बच्चों हमें देखने को मिलती है। ऑल्दो ये नहीं है कि हर जगह यही हो रहा है, बट हाँ छोटे स्केल पे कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएंगी। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे आते हैं द वेरी फर्स्ट थिंग। देखो अब क्योंकि बच्चों ये गलत हरकतें होती हैं, क्योंकि अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं, दैट इज वाई हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारे जो इलेक्शंस हैं वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से हो और ये सारी प्रैक्टिसेस ना हो, गलत रिजल्ट ना आए इलेक्शंस का। सही रिजल्ट लाने के लिए हमें जो है यहाँ पे सबसे पहले बच्चों मेक श्योर करना पड़ेगा कि इलेक्शंस एक फ्री और फेयर तरीके से हो रहे हैं, और उसके लिए ही हमने बनाई है एक इंडिपेंडेंट बॉडी जिसका नाम है द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। यहां पर हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है, आजाद है, तो मैम वो काम क्यों करती है? आजाद होने का ये मतलब है बच्चों कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं है, गवर्नमेंट उसे अपने इशारों पे नहीं चला सकती है, रूलिंग पार्टी उसे अपने इशारों पे नहीं चलाएगी। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एनीवन। यहां पर हम देखते हैं इंडियाज इलेक्शंस कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट पावरफुल इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में के पास सेम तरीके का इंडिपेंडेंस है जैसे हमारी न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी के पास होता है। बच्चों जो जुडिशरी होती है वो भी न्याय देते टाइम दोनों साइड्स की सुनती है और न्याय देती है बिना कोई भेदभाव करे, जो सही चीज है वो करती है। एंड सिमिलरली इलेक्शन कमीशन भी बिल्कुल न्याय करती है, ठीक है, गलत नहीं करती, किसी के साथ फ्री और फेयर तरीके से इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट कराने की कोशिश करती है। नाउ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए बात इंटरेस्टिंग है कि प्रेसिडेंट बच्चों अपॉइंट जरूर करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, बट वंस अपॉइंटेड, एक बारी जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, ही और शी is not answerable to the government or the president। देखो एक बारी अपॉइंट कर दो, उनको बना दो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन उसके बाद वो जवाबदेही नहीं है। आप उनको अपने इशारों पे चला नहीं सकते हो, उनसे जवाब नहीं मांग सकते हो, वो वही करेंगे जो सही होगा, ठीक है। तो नहीं, ना तो वो सरकार के टुवर्ड्स आंसरेबल है, ना ही प्रेसिडेंट के टुवर्ड्स आंसरेबल है, एंड इट इज वर्चुअली इम्पॉसिबल फॉर द रूलिंग पार्टी टू रिमूव द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और बच्चों कल को सोचो जो पार्टी सत्ता में बैठी है, जिसकी सरकार है, वो ये सोच रही है कि यार ये इलेक्शन कमिश्नर ना हमारी बात नहीं मान रहा है, इसको निकाल देते हैं।
तो बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है, वो अपने विम्स एंड फैंसीज पे किसी को निकाल नहीं सकते हैं। ऑलराइट, तो यहां पर हम लोग देखते हैं क्या है की पावर्स इलेक्शन कमीशन की, क्या क्या करता है इलेक्शन कमीशन। तो हर एक चीज जो कि इलेक्शन से संबंधित हर एक चीज है बच्चों, उसका जो है ख्याल रखता है इलेक्शन कमीशन। यहां पर हम देखते हैं कंडक्ट कराने की बात आती है इलेक्शंस की, तो वो जो पूरा जो है चीजें होता है ना, कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करना, रिजर्व करना, वोटर्स लिस्ट, उसके बाद हम नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, कैंपेनिंग है ना, टिल द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शंस आर अनाउंस्ड, पूरा जो है काम करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। कंडक्ट कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसके हिसाब से बोला गया था कि आप जो है किसी प्लेस ऑफ वर्शिप का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, है ना, गवर्नमेंट मशीनरी रिसोर्सेज का यूज नहीं कर सकते। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, फाउंडेशन स्टोन नहीं आप ले कर सकते कि जहां पे आप बोल दो कि मैं सरकारी पैसे का इस तरीके से इस्तेमाल करूंगा, तो वो सब नहीं करना। तो वो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको भी मेंटेन करके रखता है। अगर कोई उस कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ जाएगा कोई भी पार्टी या कैंडिडेट, तो उसको सजा देने का काम भी इलेक्शन कमीशन का होता है। साथ ही में गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे सकता है टू फॉलो सर्टेन गाइडलाइंस ड्यूरिंग द इलेक्शंस, कैन ऑर्डर द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पावर। बच्चों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जब भी जो गवर्नमेंट के अफसर हैं, जब वो इलेक्शन ड्यूटी पे काम करते हैं, तो वो गवर्नमेंट के अंडर नहीं होते, तब इलेक्शन कमीशन के अंडर काम कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन ड्यूटी में हो, दैट मींस यू आर नॉट वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट बट यू आर वर्किंग अंडर द इलेक्शन कमीशन। उसी के साथ कभी कभी किसी को लगता है यार कि कोई ऑफिसर इधर जो है गलत कर सकता है, ये हो सकता है वो, तो उसको ट्रांसफर भी कर देती है इलेक्शन कमीशन। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट को भी कुछ ऑर्डर्स इलेक्शन कमीशन के ही फॉलो करने को बोल सकती है इलेक्शन कमीशन ड्यूरिंग दी इलेक्शंस। और सरकार को बात माननी होगी, क्योंकि सरकार को भी ये पता है कि इलेक्शंस कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी इनके पास है। साथ ही में गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी वर्क अंडर दी इलेक्शन कमीशन कंट्रोल, नॉट अंडर द गवर्नमेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बात बताई। उसके बाद बच्चों दूसरी चीज जो कि इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, दैट इज द पॉपुलर पार्टिसिपेशन। यार जाहिर सी बात है, अगर हमें कहीं पे पता हो कि इलेक्शन रिजल्ट ना गलत आता है, कि यहां पर ना कुछ फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, तो फिर इंसान वोट ही क्यों देने जाएगा? जब उसे पता है कि मेरे वोट की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं किसी को भी वोट दूं रिजल्ट तो गलत ही आना है, तो फिर वो वोट ही क्यों देने जाएगा? लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, हमारे देश में लोगों का जो भरोसा है इलेक्शंस के ऊपर वो कई ज्यादा है। हमारे देश की पॉलिटिक्स पे, इलेक्शंस पे भरोसा बहुत करते हैं लोग, एंड दैट इज व्हाई दे पार्टिसिपेट। तो हम देखते हैं कि इंडिया में वोटर टर्नआउट, यानी कि जितने वोटर्स वोट देने आते हैं, इट हैज रिमेन्ड स्टेबल और इंक्रीज्ड। ठीक है, या तो वो स्टेबल रहा है, वो परसेंटेज स्टेबल रही है, उतने ही जितनी चल रही थी उतनी रही है, या फिर बढ़ी भी है, इंक्रीज भी हुई है। लेकिन ऐसी चीज बच्चों इंडिया में ही देखी जा रही है। और कुछ जगहें हैं जैसे कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में वोटर टर्नआउट डिक्लाइन हो रहा है। मतलब पहले जितने वोटर वोट देने आते थे, अब उसके मुकाबले कम वोटर्स वोट देने जा रहे हैं। बट इंडिया में इट हैज रिमेन्ड स्टेबल और इट हैज इंक्रीज्ड, तो अच्छी चीज है, इट्स अ गुड थिंग। इंडिया में द पुअर, इलिटरेट, अंडर प्रिविलेज्ड वोट इन हायर नंबर्स दैन द रिच। बच्चों भारत देश में हम लोग देखते हैं कि जो गरीब इंसान है, जो अनपढ़ इंसान है, वो लोग ज्यादा मात्रा में वोट देने जाते हैं। अब ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि होता क्या है कि जो अमीर इंसान होता है उसको ऐसा लगता है यार क्यों जाऊं मैं वोट देने, क्यों मैं अपना टाइम खराब करूं, क्यों निकलूं मैं अपने घर से बाहर, हाँ, और वोट देने से क्या ही हो जाएगा, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी सब कुछ है। वोट देना उस इंसान के लिए ज्यादा मैटर करता है जिसे ऐसा लगता है कि माय वोट विल मेक अ डिफरेंस। उससे ऐसे लीडर्स आएंगे, उससे ऐसी सरकारें आएंगी जो कि शायद हमारी स्थिति को बेहतर करें। जिनकी स्थिति ऑलरेडी बेहतर है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि हमें क्या करना है यार, इतनी गर्मी में हम अपने घर से निकल के क्या ही कर लेंगे, क्या ही होगा हमारे वोट से। इस तरीके की थिंकिंग रखते हैं रिच पीपल, विच इज रॉन्ग। बच्चों ये चीज सभी को समझनी है। मैं हमेशा अपनी क्लास में जब भी चैप्टर पढ़ाती हूँ, ये लाइन में जरूर बोलती हूँ कि आप बच्चे हमारे आगे आने वाला कल हो। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब आप एक वोटर बनते हो, तो वोटर बन के ये नहीं है कि चलो भाई वो हमारा फोटो आईडी कार्ड आ गया, वाओ नाइस, इसलिए बने थे हम वोटर। वोट देने भी जाना है। और वोट देने क्यों जाना है? क्योंकि बच्चों जो पॉलिटिक्स होती है, इट्स नॉट लाइक इट विल ओनली अफेक्ट द पुअर, इट अफेक्ट्स एवरीवन। वी हैव टू रिमेंबर दिस। जो पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके जो डिसीजंस होते हैं, पॉलिसीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गरीबों के लिए होते हैं। इट अफेक्ट्स एवरीवन। सब चीजें जो हैं उनको वो प्रभावित करेंगे, और हर किसी को इंटरेस्ट रहना चाहिए कि हमारे लीडर्स कौन है, हमारे आसपास क्या चल रहा है, उन सभी चीजों में। तो
वैसे हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो गरीब इंसान है, जो अनपढ़ है, उसे ऐसा लगता है कि यार मैं किसी को वोट दूंगा, कोई लीडर्स आएंगे, वो शायद हमारी स्थिति बदल देंगे, इस वजह से वो ज्यादा मात्रा में इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं। इंडिया स्ट्रांगली बिलीव्स, इंडिया नहीं, इंडियंस, so we Indians, we strongly believe that elections give them power to influence government policies, hold political parties accountable and change the leaders through their vote। तो यार भारतीय जो लोग हैं वो इस चीज में जो है बिल्कुल विश्वास रखते हैं कि हमारे वोट से चीजें बदल सकती हैं। आर वोट कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदल सकती हैं, कल को हम गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हैं, वो हमें जवाब देंगे। हमने उन्हें चुना है तो उन्हें हमें जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें पावर हमारी वजह से मिली है। और साथ ही में चेंज द लीडर्स थ्रू देयर वोट। अब ये तो नहीं है ना कि आज किसी को लीडर बनाया तो वो अगले 100 साल तक लीडर बन के बैठा रहेगा, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो वो लीडर बनेगा यार फॉर अ लिटिल पीरियड ऑफ टाइम, और अगर हमें नहीं पसंद आए तो हम कल को किसी और को चुन लेंगे। तो वही हमारे वोट से वी कैन मेक अ डिफरेंस, वी कैन चेंज लीडर्स, वी कैन होल्ड देम अकाउंटेबल, वी कैन पुट प्रेशर ऑन देम कि वो हमारे लिए पॉलिसीज बनाए, हमारे लिए बदलाव लेकर आए। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हैं वोटर्स जो हैं बच्चों, तभी जाके जो है भारी मात्रा में इंडिया में वोट देते हैं। 2004 के चुनाव में हमने देखा कि 1/3 वोटर्स जो हैं उन्होंने कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज में हिस्सा लिया है, मतलब जो इलेक्शन कैंपेन चलता है उसमें भी हिस्सा लिया है। उसी के साथ 50% से ज्यादा आइडेंटिफाइड विद सम पॉलिटिकल पार्टी, और 50% से ज्यादा लोग किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को, या उनको जो है सपोर्ट करते हैं। साथ ही में अबाउट 1 in every 7 वोटर्स, हर 7 में से एक वोटर वॉज अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। तो बच्चों हमें ये देखने को मिलता है कि देखो, एक तो लोग इलेक्शंस में विश्वास रखते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे वोट से बदलाव आएगा, चीजें बदलेंगी, सुधरेंगी, इसलिए वो वोट देने जाते हैं। उसी के साथ मेनी ऑफ द पीपल आर स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स ऑफ वन और द अदर पार्टी, एंड उसी के साथ मेनी पीपल पार्टिसिपेट इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, और बहुत से लोग पॉलिटिकल पार्टीज का भी हिस्सा बने हुए हैं। दैट मीन्स कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज, हर किसी चीज में लोग हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, विच इज अ गुड थिंग। ओके, और लास्ट चीज यहां पर जो हमें पता चलती है, जो कि हमारे इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक बनाती है, दैट इज कि जो रिजल्ट आता है उसमें ये नहीं है कि जो हार जाता है वो रोने लग जाता है, वो अपने आप को कमरे में बंद करके रो रहा है, मेरे को, मैं हार गया, ये वो करके, नहीं, दैट इज नॉट हैपनिंग। हम लोग देखते हैं बच्चों की इलेक्शन का रिजल्ट जो आता है वो सभी लोग मानते हैं कि दिस इज फेयर, इट इज द पीपल्स वर्डिक्ट। लोगों ने जिसको चुना है वो इंसान लीडर बन गया है, एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल विल एक्सेप्ट व्हाट द पीपल ऑफ द कंट्री हैव चोजन। सिंपल सी बात है। तो यहां पे रूलिंग पार्टी लूज द इलेक्शंस एंड लूजिंग पार्टी एक्सेप्ट्स द आउटकम। बहुत बारी ऐसा होता है कि जो पार्टी सत्ता में है वो भी चुनाव हारती है, जो लोग ऑलरेडी लीडर बन चुके हैं वो भी चुनाव हारते हैं, और उसी के साथ बच्चों जो लोग हार जाते हैं इलेक्शन, वो भी इलेक्शन का रिजल्ट मानते हैं। ये नहीं है कि वो रोते हैं, ठीक है, वो मानते हैं, बिकॉज दे थिंक कि वट एवर द रिजल्ट इज, इट इज पीपल्स वर्डिक्ट। ये चीज लोगों ने चुनी है, इन जिस व्यक्ति को जिताया है उसको देश की जनता ने चुना है, तो दैट इज व्हाई दे एक्सेप्ट इट। रूलिंग पार्टीज रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट नेशनल स्टेट लेवल। तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों, देखो इलेक्शन डेमोक्रेटिक है तभी तो, नहीं तो कोई एक इंसान आता लीडर बन के बैठा रहता है ना। तो बार बार जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो पार्टीज होती है, जो रूलिंग पार्टीज हैं, वो हमने ये देखा है कि हमारे नेशनल, यानी कि जो लोकसभा का लेवल है, नेशनल लेवल, और जो स्टेट लेवल है, उसमें भी बहुत बारी रूलिंग पार्टीज हारती भी हैं और जीतते भी हैं, दूसरी पार्टीज भी जीतती हैं, वो भी जीतते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है, चेंज जो है पावर में वो चलता रहता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यूएस के अंदर बहुत रेयरली एक जो इनकम्बेंट मेंबर होता है, यानी कि जो एक सिटिंग एमपी है या लीडर है, सिटिंग लीडर, ठीक है, जिसको सीट मिल रखी है इलेक्शन जीत के, वो इंसान रेयरली इलेक्शन हारता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो लीडर बन के बैठा है वो इलेक्शन हारेगा, नहीं हारते। हमारे यहाँ पे बहुत बारी हारते हैं। तो वही बात है, इंडिया में अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग एमपीज एंड एमएलएस लूज इलेक्शंस। तो जो एक बारी जीत गए हैं, अगले 5 साल में बहुत बारी ऐसा होता है कि लाइक मेजरली जो है वो एमपीज एमएलएस हार जाते हैं और फिर नए एमपीज एमएलएस आ जाते हैं। तो वो चीज है। Candidates known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lose elections. और बच्चों एक जो बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि कुछ लोग इलेक्शन जीतने के चक्कर में बहुत पैसा लगा देते हैं, पैसा खिला देते हैं लोगों को, पैसा देके वोट डलवाते हैं, या फिर अपने क्रिमिनल कनेक्शंस का यूज करके लोगों को डरा धमका के वोटिंग कराते हैं। बहुत बारी वैसे कैंडिडेट्स भी इलेक्शन हार जाते हैं। क्या फायदा हुआ भाई, इतना पैसे का, इतना डराने धमकाने का, है ना, तो हार जाते हैं। उसी के साथ except some disputed elections, electoral outcomes usually accepted by the defeated party as the people's verdict। तो यार कुछ मतलब कई
कई बारी तो नहीं, बहुत कम टाइम्स पे ऐसा हुआ है कि पीपल हैव क्वेश्चन्ड द रिजल्ट, कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों ने सवाल उठा दिया कि यहां पर तो ना कुछ तो गलत हुआ है, कुछ तो फ्रॉड हुआ है, कुछ तो स्कैम हुआ है, रिजल्ट ठीक नहीं आया, फिर से पोलिंग कराओ। तो कुछ ही जगहों पे हमें ऐसे इंस्टेंसेस देखने को मिले हैं जहां पे पीपल हैव क्वेश्चन्ड द इलेक्शन रिजल्ट। नहीं तो हमेशा ही इलेक्शन रिजल्ट जो आता है बच्चों, वो सभी लोग मानते हैं एज द पीपल्स वर्डिक्ट, कि लोगों का वर्डिक्ट रहा है, लोगों ने जिसको अपना लीडर चुना है चुन लिया है, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय द विनर्स एज वेल एज द लूजर्स। ओके, अभी यहां तक तो बात हो गई ये तीन चीजों की जो कि हमारे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाती हैं। अब लास्ट बात है यार, यहां पर लास्ट बात है चैलेंजेस की। फ्री और फेयर इलेक्शंस जब हम कंडक्ट कराते हैं तो कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ता है? ऑब्वियसली यार, वी हैव मैनेज्ड टू एक्चुअली मेक आवर इलेक्शन सिस्टम फ्री एंड फेयर। हम यही चाह रहे हैं कि हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री एंड फेयर रहे, वहां कोई गलत चीज ना हो, वहां पे जो है सारे के सारे जितने लोग हैं सही तरीके से वोट दें और सही रिजल्ट आए, और जो असली में जिसको जनता ने वोट दिया है वो जीते। हमने बहुत इसके लिए कोशिश करी, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन को बनाया, लोगों का भी जो विश्वास है देश के इलेक्शन सिस्टम में वो भी बरकरार है, क्योंकि लोग भारी मात्रा में वोटिंग करने आ रहे हैं। साथ ही में बच्चों हमने ये भी देखा कि जो इलेक्शन का रिजल्ट रहता है वो भी सभी लोग मानते हैं, जो जीतते हैं वो भी मानते हैं, जो हारते हैं वो भी मानते हैं। तो ये तीन चीजें हमारे देश के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक तो बनाती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि देश के अंदर जो चैलेंजेस हैं जो इलेक्शंस में आ रहे हैं वो खत्म हो गए हैं। बहुत सी चुनौतियां हमें अभी भी देखनी पड़ती है, बहुत से ड्रॉबैक्स देखने पड़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कैंडिडेट्स पार्टीज विद लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy big and unfair advantage over smaller parties and independent candidates. देखो यार, ये तो बात हमने अभी देखी थी कि जो लोग बहुत पैसा लगा रहे हैं, पैसे दे के वोट खरीद रहे हैं, या फिर क्रिमिनल कनेक्शंस के थ्रू जो है लोगों को डरा धमका के वोट ले रहे हैं, वो हारते हैं। बट स्टिल एक अनफेयर एडवांटेज तो है ना उनके पास, एक एडवांटेज तो है कि दे हैव मनी, और ये मनी जो है छोटी जो पार्टीज है उनसे कई ज्यादा है और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट से कई ज्यादा है, जिसकी वजह से उन छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का कोई स्कोप नहीं है कि वो कैसे जीतेंगे। बात वही है, ठीक है। तो पैसे से और क्रिमिनल कनेक्शन से एडवांटेज तो आपको मिल रही है, ऑल्दो आप जीत रहे हो नहीं जीत रहे वो अलग बात है, लेकिन यू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर द स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। दूसरी चीज है यहां पर, कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स एबल टू सिक्योर पार्टी टिकट्स, ठीक है, रिकेट्स लिखा है, टिकट्स, पार्टी टिकट्स फ्रॉम द। देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, बहुत बारी जो लोग क्रिमिनल कनेक्शंस में इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने कुछ कुछ हरकतें तो कर रखी हैं भाई पास्ट में, वो जो लोग हैं बच्चों, कहीं ना कहीं पार्टीज जो है ऐसे लोगों को भी पार्टी टिकट दे देती हैं, क्यों उन्हें लगता है कि भाई ये जो क्रिमिनल कनेक्शन वाला इंसान है शायद ये जनता को डरा धमका के वोट ले लेगा, तो वो चीज लगती है। तो कई बार ऐसे क्रिमिनल्स को पार्टी टिकट मिल जाती है। उसी के साथ सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल पार्टीज, टिकट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू द रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज। यार ये तो वही बात है, पॉलिटिक्स में भी नेपोटिज्म है। बहुत बारी ऐसा होता है कि एक अनफेयर एडवांटेज है कुछ लोगों के पास, जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स है उनकी परिवार को वो बिलोंग करते हैं, तो उनको पार्टी की टिकट्स मिल जाती है, उनको जो है अनफेयर चांस मिल जाता है कि वो इजीली पॉलिटिक्स में जा सकें और अच्छी अच्छी जो पोजीशंस हैं मिनिस्टर्स बन सकें, अच्छी पोजीशंस को होल्ड कर सकें। तो वो वाली बात आती है यहाँ पे, वही नेपोटिज्म। साथ ही में नेक्स्ट चीज है, इलेक्शंस ऑफर लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिटीजंस, बोथ द मेजर पार्टीज आर क्वाइट सिमिलर टू ईच अदर इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस। अब यार यहाँ पर एक और चीज बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, आजकल के टाइम पे क्या हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन सारी पार्टीज एक ही जैसी हैं, सारी पार्टी सेम ही बात कर रही हैं, सेम ही उनके कैंडिडेट्स बात कर रहे हैं, तो जनता के लिए मुश्किल हो गया कि यार ये तो सब सेम है, अब मैं चॉइस तो है पर मैं वोट किसको दूं, एवरीवन इज लुकिंग लाइक द सेम, कोई डिफरेंस अंतर मेजरली दिख ही नहीं रहा है। साथ ही में smaller parties, independent candidates suffer a huge disadvantage as compared to the huge parties in terms of money and organization support। तो वही बात है यहाँ पे, वही जो छोटी पार्टीज है जिनके पास उतना पैसा नहीं है, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो बिना किसी पार्टी के खुद से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, उनके साथ तो बच्चों थोड़ा गलत हो ही रहा है, क्योंकि उनके पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन जो है इतनी फैली नहीं हुई, बहुत सारे लीडर्स नहीं है, ऐसा नहीं है कि चप्पा चप्पा पे देश के जो है लोग उनको जानते हो, ऐसा भी नहीं है, ठीक है, ना ही उनके पास उतना पैसा है, तो कहीं ना कहीं देयर इज एन अनफेयर चांस, मे बी वही है कि वो जीत नहीं पाएंगे अगर इतनी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स रहते रहे, क्योंकि उनका कंपटीशन बड़ी बड़ी पार्टीज के साथ है, तो कहाँ चांस बहुत ही कम है, ठीक है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि इलेक्शंस में हम लोग फेस करते हैं। और इसी के साथ
तो यहाँ पे अभी ना तुम लोग बिल्कुल इस चैप्टर को लेके ऐसे श्योर हो जाने चाहिए कि मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। कौन से चैप्टर का? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का। तो जब कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें यहाँ पे हो रही हैं। और इसी के साथ बच्चों हम लोग यहाँ पर ओके विद अ हैप्पी डांस वी विल एंड द चैप्टर। तो थैंक यू सो मच गाइज। एंड यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मेरे को नहीं लगता है कि इसमें जो है हमें ज्यादा देर बैठ के लर्न करना है चीजों को। अगर एक बारी क्लास के अंदर सारी बातें समझ में आ गई हैं तो आप जो है बच्चों खुद से ही आंसर्स को लिख भी लोगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को एंड करते हैं। अगला चैप्टर आप कौन सा देखना चाहते हैं? डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर माय ज्वालामुखीज।